में दोस्तों मैं खासा तजज़िया आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो इस वक्त यूएस के अंदर नुकसानात हो रहे हैं आग लग जाने के बाद, उसका क्रिप्टो मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। खास करके पीर का दिन किस तरह का आगाज लेगा, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मार्केट एक हॉलीडे से गुजर रही है, लेकिन फिर भी इसका वॉल्यूम जब पीर के दिन के आगाज के अंदर होकर के ऐड होगा तो क्या मार्केट को कोई पॉजिटिव सपोर्ट मिल सकेगी। ये हमारी बहुत सी कम्युनिटी का समझ लें हमसे सवाल था कि उस्मान भाई आपने बहुत बार ये चीज बताई है कि यूएस की जो स्टॉक मार्केट है वो ऑलरेडी डिस्टर्ब है, तो क्या क्रिप्टो मार्केट या गोल्ड मार्केट के ऊपर इसका कोई इंपैक्ट आने वाला है। अगर आने वाला है तो इसके बारे में हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दोस्तों प्रोवाइड करें तो यही होगा। उसके बाद दोस्तों हम मार्केट का रुख इख्तियार करेंगे और मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों आपने क्या करना है, ऐसे में वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता हो तो बेल आइकन के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों कुदरती आफतें जिस मुल्क में भी आती हैं वक्ती तौर के लिए उनकी इकोनॉमी हिल के रह जाती है, चाहे वो दुनिया की कोई भी बड़ी ताकत हो। आपने देखा होगा कि जब माजी में मूजी अमराज आए थे तो उस वक्त दुनिया की जो ट्रेडिंग की जो मंडियां थी वो हर मुल्क में टूट गई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि वो मुल्क और जिसकी आवाम जरा यहाँ पर ज्यादा वीक होती है उनके ऊपर उसका इंपैक्ट अगर दुनिया में 10% आया है तो वहां पर आपको 70% देखने को मिलता है। तो ये जो तरक्की पजीर मुल्क होते हैं, जो अंडर द प्रोसेस चल रहे होते हैं और उनका प्रोसेस कितना लंबा है ये कोई नहीं जानता, उनमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन बड़े ममालिक जिनकी इकोनॉमी ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है उनके पास बाकायदा तौर पर बैक एंड में ऐसे इंतजाम करने की पूरी ताकत मौजूद होती है। जैसे कि हम यहाँ पर मिसाल दे देते हैं यूएस की, और उसके बाद हम देखेंगे चाइना को, इंग्लैंड को या यूरोप को। ये 4 रीजन ऐसे हैं दोस्तों पूरी दुनिया के कि जब अल्लाह ना करे यहाँ पर आफतें आती हैं तो इनके पास पूरा इंतजाम मौजूद होता है। यूएस के अंदर पहले तो मैं अपना जाती तजज़िया आपसे शेयर कर देता हूं, ये जरा पॉइंट नोट कर लीजिएगा। यूएस के अंदर रूटीन के अंदर ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। अगर आपका कभी अमेरिका जाने का इत्तेफाक हो तो आपको पता चलेगा कि हमारे यानी कि जो कंट्रीज़ के हम रहने वाले हैं जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या दुबई, यहाँ पर जब आफतें आती हैं तो उनका मुकाबला करते करते एक बड़ा वक्त गुजर जाता है। लेकिन उनके बाकायदा सालाना प्लानिंग के अंदर ये चीज़ें ऐड होती हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगर इतना नुकसान हो गया तो हम क्या करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं, दिस इज़ यूएस दोस्तों, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जिसमें नुकसान हो, कुदरती तबाहियाँ आए तो उनसे लड़ने की या चलें उसको सेटल करने की उनमें ताकत ना हो। तो इसके ऊपर तो कोई दो राह नहीं है, वो इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। अलबत्ता यूएस की जो स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई है उसमें सबसे बड़ा स्टॉक क्रैश हुआ है इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनियों का स्टॉक इसलिए क्रैश कर गया है कि वहां पर दोस्तों जितने भी घर थे वो ज्यादातर इंश्योर्ड थे, ठीक है। तो अब इंश्योरेंस कंपनियों को तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं होगा कि बाकायदा इतना बड़ा लॉस हो जाएगा और हमें एकदम से इनका क्लेम जो है भरना पड़ेगा। देखें मोस्टली इंश्योरेंस कंपनियां बाकायदा आपसे सालाना पैसे लेती हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा होता कि एक साल में अगर हमने 10,000 गाड़ियों की या घरों की इंश्योरेंस की है तो 10 में से 9,000 हमें क्लेम करने आ जाएंगे। वो एक नॉर्मल रूटीन में उनका ज़हन चल रहा होता है कि अगर किसी की विंड स्क्रीन टूट जाती है तो चले हम उसको, इंश्योरेंस के अंदर गाड़ी है और आपको ये भी पता है कि उनके टेन्योर होते हैं। अगर तो इंश्योरेंस की पॉलिसी मैच्योर है 6 मंथ, 4 मंथ और 1 ईयर, 2 ईयर, उस हिसाब से क्लेम भी होता है। अब हम ये नहीं जानते, इसके ऊपर अभी मैंने पूरी स्टडी नहीं की कि ये जो इंश्योरेंस कंपनियों के स्टॉक फॉल कर रहे हैं इनको यहाँ पर क्लेम करने में अब टेन्योर कितना आएगा। जैसे कि अगर किसी का घर वहाँ पे तबाह हुआ है, अल्लाह ताला उसको बेहतर उसका अता फरमाए दोस्तों, लेकिन इसमें यह देखना है कि क्या उनकी पॉलिसी मैच्योर थी कि नहीं थी। एनीवे हम आते हैं अपने मौजू के ऊपर, उनकी पॉलिसी मैच्योर थी या नहीं थी ये एक बात का मौजू है। तो दोस्तों वो तो इस चीज़ से निकल आएंगे क्योंकि इस मसले को लगे हुए या इस आग को लगे हुए तकरीबन 5 से 10 दिन हो चुके हैं और अब हमारे पास एक आखिरी दिन है, वो है कल का पीर का दिन, जिसमें आपने 3 चीज़ें देखनी है। हमने ये देखना है दोस्तों कि क्या कल के दिन टॉप एग्जिट तो नहीं होते, ठीक है। टॉप एग्जिट अगर कल आपको देखने को मिलते हैं तो मार्केट में एक क्रैश देखा जा सकता है। प्लीज़ मैं आपको यहाँ पर डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि क्रैश कंफर्म आएगा, इसके ऊपर आप खुद वर्क कर लीजिएगा, ठीक है। और मेरी किसी भी वीडियो का मकसद आपको बिल्कुल भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं करना होता। स्क्रीन पे जो डिस्क्लेमर चल रहे होते हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है उसे पढ़ लिया करें। उसके बाद दोस्तों होगा सीएमई गैप, एक हो गया टॉप एग्जिट, उसके बाद सीएमई गैप और सीएमई गैप, ये दोनों मिलकर अगर बच भी जाते हैं तो तीसरी चीज हमने एक और फॉलो करनी है, वो ये है कि आप स्क्रीन के नीचे देखें इस वक्त जो मार्केट है वो 94,300 पे ट्रेड हो रही है। आखिरी टिप हमने देखा था तकरीबन कोई 50 से 55 घंटे पहले या 2 दिन पहले कर लेते हैं 91,560 का, 91,560 पे बाइंग हुई थी पूरी दुनिया के अंदर, बीटीसी के अंदर, सिर्फ बीटीसी की बात हो रही है। तो इस वक्त जिन्होंने 91,560 की बाइंग की हुई है वो तो दोस्तों इस वक्त प्रॉफिट में है क्योंकि मार्केट 94,000 मॉर्निंग के अंदर जो हाई लगा करके आई है दोस्तों वो 95,000 का था, ठीक है। तो मार्केट में एक रोटेशन गैप आ सकता है, ये चीज़ रखिएगा। 3 चीज़ें हैं, टॉप एग्जिट, सीएमई गैप और लास्ट बाइंग के ऊपर आपकी नज़र, ये तीनों चीज़ों मिलकर मार्केट का रुख बदल सकती हैं। और रही बात लॉस एंजल्स में जो इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं दोस्तों,
मुझे ऐसे लगता है कि वो अब कंट्रोल होना शुरू हो गई हैं। अगर लास्ट इंपैक्ट आप देखना चाहते हैं तो पीर के दिन का जरूर वेट कर लीजिएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है उनके लिए जिनको लगता है कि उन्हें वेट करना चाहिए। देन अदरवाइज अगर पीर हो या मंगल हो, सैटरडे हो, संडे हो, अगर मार्केट ने क्रैश होना है ऐसी आफतों की वजह से, तो फिर वो ना संडे देखती होती हैं, ना सैटरडे, ना फ्राइडे। तो उस वक्त हमारे दिन में सवाल आता है कि ये क्या हुआ। सो गाइस, अब हम यहाँ पर अपने कॉइन्स का रूटीन तजज़िया आपसे शेयर करने वाले हैं। तो दोस्तों, मार्केट की कैपिटलाइजेशन के अंदर हमें यहाँ पर 2 बिलियन का एक पॉजिटिव इजाफा देखने को मिल रहा है और कैपिटलाइजेशन की बीटीसी की जो डोमिनेंस है उसके अंदर 0.13% की कमी। डोमिनेंस में तो दोस्तों जितनी कमी हो आल्ट कॉइन की सेहत के लिए उतना ही बेहतर होता है। और बीटीसी को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे दोस्तों। इथेरियम यहाँ पर स्टिल फाइट कर रहा है। जो लेवल मैंने आपसे बताया था, इथेरियम ने 100% उसे यहाँ पर टच किया है, यानी कि 3275 से ही मॉर्निंग का आगाज हुआ और इथेरियम ने हमें हाई दिया है 3319 का, और जो मैंने आपको हाई बताया था वो था दोस्तों 3320 का। आई होप आपने मिडनाइट की वीडियो को जरूर एंजॉय किया होगा। लास्ट में दोस्तों इन दोनों को डिस्कस करेंगे। आगाज करते हैं एक्सआरपी से। एक्सआरपी के ऊपर दोस्तों मेरी कोशिश है कि आपको मैं आज एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करूं, आप उसे स्टडी करें और समझें कि एक्सआरपी में ये पंप अब क्यों आ रहा है। इस मार्केट के अंदर एक्सआरपी ने अपनी पोजीशन को तेजी से बदला है, 2.50 को अपनी सपोर्ट बनाया है, और आप भी जानते हैं कि जब मार्केट मुसलसल 5 दिन क्रैश करती रही, एक्सआरपी ने 2.24 को नहीं छोड़ा। तो लिहाजा जिनके पास यहाँ पर बाइंग मौजूद है उनके लिए रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है 2.75 की। अब आते हैं दोस्तों बीएनबी पे। हमारी सपोर्ट 672, रेजिस्टेंस 696। बीएनबी ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया वो 692 का था। रेजिस्टेंस है दोस्तों आपके सामने 694। कोई खासी ट्रेड हम बीएनबी में जनरेट नहीं कर सके नेक्स्ट 12 आवर के लिए। यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट है दोस्तों 681 की, 681 की, और रेजिस्टेंस रहेगी दोस्तों 698। सोलाना की हमारी सपोर्ट थी गाइस 179.10 एंड रेजिस्टेंस इज 188.50। सोलाना ने हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया है गाइस वो था 185 एंड नाउ वी आर स्टैंडिंग ऑन 186.67। दोस्तों ये लिटरली काफ़ी टाइट ट्रेड थी। हमने ज़्यादा से ज़्यादा $2.25 की इसमें अर्निंग की है, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्सपर्ट होकर ही ये ट्रेड निकलती है। लेकिन जिस तरह हम मोस्टली मक्खन की तरह इसमें से ट्रेड निकालते होते हैं वो हमें देखने को नहीं मिली। सिर्फ इसकी एक बड़ी वजह है कि आज संडे है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। शाम 7 बजे के बाद मार्केट अपना 70 से 50% के दरमियान आपको फेस ओपन करके दिखाएगी। ठीक है जी। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर सोलाना की दोस्तों जो मेजर सपोर्ट है वो है 180.50, रेजिस्टेंस 188.70। डोज में दोस्तों हमने 100% ट्रेड जनरेट की है। हमारी एंट्री थी गाइस 0.3350 से, एग्जिट था 0.3395 का। तो आप काइंडली इसको जो कि है बाय डिफाई एक्सचेंज पे जाकर मैच कर लीजिएगा एक्यूरेसी के एतबार से, ताकि कोई गलती की गुंजाइश रही भी हो तो आप उसे देख सकें कि कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं रही। एनीवे, नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर जो डोज की अगर मैं आपसे रिपीट पोजीशन शेयर करूँ तो हमें रेजिस्टेंस चाहिए 0.3410 की। हम 0.3410 को अगर अचीव नहीं करते या 0.34 को भी अचीव नहीं करते तो डोज हमें यहाँ पर दोबारा 0.3350 का लो प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन आपको एक्सआरपी पे नजर रखनी होगी क्योंकि डोज भी अक्सर एडीए की तरह एक्सआरपी के साथ अपनी मूवमेंट को चेंज करता है। प्लीज इसे वॉच कीजिएगा। सुई टोकन की हमारे पास दोस्तों कल रात की 4.95 की बाइंग मौजूद है। अभी हम इसमें 10 सेंट लॉस पे हैं, हम इसे प्रोटेक्ट करेंगे। चेन लिंक को मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा। इसकी मेजर जो सपोर्ट है वो टूटने पे आई हुई है। लेट्स सपोज अगर हम 19.95 पे चले जाते हैं और 45 मिनट तक रिकवर नहीं करते तो चेन लिंक आपको 19.75 तक का लो दे सकता है। पोलकाडोट ने एक मरतबा फिर से दोस्तों रिकवरी बैक एंड पे दिखाई है 6.87 की, और ये 6.87 से ज़्यादा आगे मूवमेंट नहीं दे रहा। अभी आज के दिन आप डोज को शॉर्ट ट्रेड के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन कहाँ से, यानी कि 6.88 6.90 एक एंट्री जोन होगी और वहाँ से आप इसमें 15 सेंट की शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि 6.75 इसका यहाँ पर शॉर्टर लेवल रहेगा। अब आते हैं बीजीपी पे। तो दोस्तों बीजीपी का हमारा पहले तो सपोर्ट ट्रेडर के लिए एक टारगेट था 6.90 से $7 का। बीजेपी ने हमें यहाँ पर लो प्रोवाइड किया 7.11 का। आई थिंक आपकी एंट्री नहीं हो पाई होगी। उसके बाद आपको अपडेट किया गया था कि आप बीजेपी में शॉर्ट की ट्रेड करेंगे इसके पीक के बाद। पीक इसने यहाँ पर प्रोवाइड किया दोस्तों 7.48 का, ठीक है, और 15 सेंट की मैंने आपसे शॉर्ट ट्रेड की बात की थी। 7.48 के हाई के बाद हम आपके सामने खड़े हैं दोस्तों 7.31 7.32 पे। 100% हमारी ये ट्रेड कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर बीजेपी हमें 7.15 से 7.45 के दरमियान अपनी रोटेशन प्रोवाइड करेगा। यूनिस्वैप की हमारी सपोर्ट थी 13.45, रेजिस्टेंस 13.90। यूनी ने यहाँ पर हमें जो मेजर लो प्रोवाइड किया है वो 13.60 का था दोस्तों, और अनफॉर्चुनेटली 5 सेंट एक्स्ट्रा होने की वजह से हम इसे भी यूटिलाइज नहीं कर सके। आप जानते हैं कि संडे को अक्सर ऐसा हो जाता है, सो डोंट पैनिक। अभी स्टिल मैं अपनी सपोर्ट को यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता। 13.45 में बहुत पोटेंशियल है और रेजिस्टेंस अभी भी 13.85 से 90 के दरमियान हमें देखने को मिलेगी। नियर को भी मैंने खुद दोस्तों इग्नोर रखा हुआ है, मैं जल्द इसको हमारे एनालिसिस में ऐड करूंगा। एपीटी की हमारी 9.05 पे एक पोजीशन थी 20 सेंट लो की। एपीटी ने हमें यहाँ पर जो मेजर लो प्रोवाइड किया है दोस्तों वो है 8.90 का। हमने एपीटी में सिर्फ 20 सेंट का लो देखा है। अभी भी एपीटी अगर नेक्स्ट 15 मिनट की 3 कैंडल का वेट करने के बाद $9 में एंटर नहीं होता तो ये आपको 20 सेंट का एक टिप दिखा सकता है। नाउ रेंडर
रेंडर की हमारी न्यू पोजीशन थी दोस्तों 6.90 से $7 और रेंडर कल रात से लेकर अब तक दोस्तों टूट रहा है। अलबत्ता कल का जो हाई था 7.53, उसके बाद इसने अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन मैं अभी भी $7 के अलावा किसी को भी इसकी सपोर्ट नहीं मानता। ये किसी भी वक्त आपको यहाँ से 7.10 का तो एक नॉर्मल लो प्रोवाइड कर सकता है। टाउ का हमारा टारगेट ऑन रहेगा, बिल्कुल ऑन रहेगा, वही जो मैं आपसे शेयर करता हूँ 415 का। नाउ आर्बिट्रम में दोस्तों हमारी एंट्री थी 0.7280 की, एग्जिट था 0.7380 का। हमने 100% ये ट्रेड जनरेट की है और आर्बिट्रम ने हमें मेजर हाई प्रोवाइड किया था 0.7600 का, लेकिन ये इसे अब कंटिन्यू नहीं कर पा रहा। लिहाजा आर्बिट्रम की यहाँ पर सपोर्ट है 0.7310। ये सपोर्ट 45 मिनट कंप्लीट करके आपको 0.7380 तक की यहाँ पर ट्रेड जनरेट करवा देगा। नाउ ईना 0.8810 से हमने 0.9150 की यहाँ पर दोस्तों ट्रेड जनरेट करनी थी और ईना यहाँ पर 0.8940 से नीचे नहीं जा सका और अभी मजीद लो हो रहा है, तो हम इस टारगेट को रिकंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, 0.8810 पे हमारी यहाँ पर जो कि है एंट्री हमें एक अच्छी ट्रेड दे सकती है। उसके बाद दोस्तों बोंक के हवाले से बहुत से दोस्तों के सवाल थे कि दूसरी एंट्री उस्मान भाई बता दें, अभी बोंक की दूसरी एंट्री नहीं बनती। नाउ गाइस मूव में भी हमारी बहुत ही अच्छी ट्रेड रही दोस्तों। 0.9470 पर हमने इसमें एंट्री करनी थी, जो हमारी एंट्री हुई है और हमारा एग्जिट था 0.9410 का। आपके सामने है दोस्तों, मूव इस वक्त 0.8900 पे आ चुका है, तो ये एक ही सेशन के अंदर एक बड़ा डिप काउंट होता है। नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर 0.8910 इसकी रजिस्टेंस है दोस्तों। अगर हम इस रजिस्टेंस को यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करते तो ये फिर से आपको 0.8850 का एक नॉर्मल लो प्रोवाइड कर देगा। वर्चुअल दोस्तों हमारे एनालिसिस के अंदर बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वर्चुअल मुसलसल अपने प्राइस को यहाँ पर फॉल कर रहा है। अब आते हैं काया पे गाइस। काया की हमारी यहाँ पर एंट्री जोन थी 0.2130 की, ठीक है जी, और एग्जिट था हमारा 0.2090 का। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ गाइस कि काया में हमारी एंट्री हो चुकी हुई है, हम आ रहे हैं एग्जिट की तरफ। तो कोशिश करें कि आप 0.2105 पे भी लो मिल जाए तो आप एग्जिट कर लीजिएगा। उसके बाद इसकी जो फ्रेश जोन बन रही है वो यही है 0.2110। 0.2110 के लिए हमारा यहाँ पर जो कि है फ्यूचर की पोजीशन जो बनती है वो सिर्फ शॉर्ट की है, यानी कि आप 0.2050 को यहाँ पर शॉर्ट में यूटिलाइज कर लेंगे। अगर आप पिछले टारगेट को भी कंटिन्यू करना चाहेंगे तो इट्स नॉट बैड डिसीजन। पढ़ते हैं इथेरियम और बीटीसी के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। बिटकॉइन में दोस्तों जो टोटल रोटेशन हमने देखी है वो सिर्फ और सिर्फ $700-800 की थी और आपको बताया गया था कि बीटीसी की जो वीकर जोन है वो है 94,650। इससे दिन का आगाज होता है तो मार्केट जो है वो हमें दोबारा डाउन साइड पे ले आएगी, लिहाजा ऐसा ही हुआ और मार्केट जो है वो 95,000 से आगे जा ही नहीं सकी। ठीक है, अब नेक्स्ट 12 आवर के लिए, क्योंकि संडे को अगर मार्केट क्लोजिंग लेवल वीक पे हुआ हो तो संडे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको फेडअप भी कर देता है वक्ती तौर के लिए। लेकिन हम गलती करेंगे कि अगर हम अपनी नज़र मार्केट से हटाएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों दूसरा दिन, सैटरडे भी वैसा था, संडे भी वैसा है और बिहाइंड द स्क्रीन यहाँ पे तकरीबन 36 और हो चुके हैं कि बीटीसी यहाँ पर दोस्तों स्टक है। तो 94,000 को फ्लैटली मैं वीकर जोन ही कंसीडर कर रहा हूँ, अभी भी यही करूँगा। हमारा ओवरस्टे सेकंड ट्रेडिंग सेशन तक का आगाज हमें 93,200 93,100 का लो दे सकता है, 93,100 200। रिकवरी के लिए सबसे पहले स्टिल हमें 94,690 की ही ज़रूरत है। ये ज़रूरत पूरी होने के बाद हम 95,200 300 का हाई देख सकते हैं। आज के दिन के लिए हेल्पफुल टोकन है यूनिस्वैप, लिंक और एपीटी। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अगर हम दोस्तों इथेरियम की बात करें तो मिडनाइट में हम 3275 पे थे, ठीक है, आपको बहुत अच्छे से याद होगा और मैंने आपसे कहा था कि इसी से दिन का आगाज हमें 3320 का हाई देगा, तो हमने 3319 का हाई देखा है। ये एक सक्सेसफुल ट्रेड रही। उसके बाद से लेकर अब तक दोस्तों इथेरियम कुल मिलाकर के यहाँ पर $69 क्रैश कर चुका है और आज की जो हम मेजर कैंडल देख रहे हैं वो भी बेरिश है और हेल्दी होती चली जा रही है। बिहाइंड द स्क्रीन अगर तीसरी कैंडल भी यही बन जाती है तो आप आसानी से 3220 का लो देखेंगे। तो हम खड़े हैं दोस्तों इस वक्त इथेरियम के एतबार से एक वीकर जोन पे, 3250 फिलहाल इसकी वीकर जोन है। ओवरस्टे यानी कि नेक्स्ट 45 मिनट और डेंजर हो जाएंगे और सेकंड ट्रेडिंग सेशन तो बस एंड ही हो जाएगा। यही लेवल आपको 3210 3220 का लो प्रोवाइड कर सकता है। रिकवरी के लिए 3270 3280 की जरूरत, दोबारा ज़्यादा से ज़्यादा 3330 का हाई प्रोवाइड कर सकती हैं या 3310 का भी। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए सुई, बीजीपी और ऑन्डू। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।